हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, लार्ज अमाउंट में, क्या है बेटा, लार्ज अमाउंट में, ध्यान देना। मतलब यहाँ पे अपने पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, रेट, जो रेट कांस्टेंट है वो कितना आ जाएगा बेटा, के CH3CH2NO2, ऐसा है, पावर 1, ये आ जाएगा, सीड ऑर्डर में लिखा हुआ है। और OH क्या है, OH नेगेटिव, वेरी लार्ज में, तो ये OH नेगेटिव इसके साथ आ जाए। If 1% nitro ethane undergo reaction in half a mixture when it rate, इन्होंने क्या लिखा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज 0.001, ये लिखा हुआ है। अब उन्होंने क्या लिखा है, 1% अंडरगो नाइट्रो, इसको बोलोगे नाइट्रो एल्कीन, क्या बोलोगे इसको, नाइट्रो एल्कीन, हाफ अ मिनट, आधा मिनट कब लग रहा है, व्हाट इज द स्यूडो ऑर्डर रेट कांस्टेंट्स, रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक बताओ। 1% जा रहा है, 1% जा रहा है, तो मुझे बताओ आप के इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/T ln ए अपॉन ए माइनस एक्स करोगे कि नहीं करोगे, मुझे तो के बताना है, और टाइम कितना है, कितने मिनट दिए गए, ये तो हाफ अ मिनट मतलब कितना हो, कितने सेकंड होंगे, कितने मिनट होंगे, 30 सेकंड, या 1/2 मिनट, मिनट में निकालना है मिनट में, या सेकंड में निकालना है सेकंड में, तो अपन ने, उन्होंने क्या लिखा, व्हाट इज दी, मान लो अपन ने सेकंड में मान लिया, तो कितने हो जाएंगे, 30 ln, मुझे बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.002, और कितना परसेंट कंज्यूम हो गया, 1%, कितना बचेगा, 0.00 इंटू 0.99 बचेगा कि नहीं बचेगा, 1% खत्म हुआ तो 0.99 बचेगा, ये आ गया 0.02 का 0.99, अभी बताओ ये कितना बन जाएगा, 1/30 ln 100/99, ये आएगा 100/99। ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2.303/30 लॉग, लॉग 100 माइनस लॉग 99, ये आएगा कि नहीं आएगा, 2.303 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा, 2 माइनस लॉग 99 कितना होता है, 1.996, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ ये कितना हो गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 2.303 डिवाइडेड बाय 30, और ये कितना बन जाएगा, 0.004, क्या जाएगा, आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड ऑर्डर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, चेन्नई, चेन्नई आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, आगरा, डाउट है, अभी बताओ, टी हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 - n होता है कि नहीं होता है, ये होता है कि नहीं होता है। अब इसको आप प्रपोर्शन को हटाओगे तो ये कांस्टेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों साइड लॉग ले लो क्योंकि मुझे लॉग का ग्राफ दिया है, लॉग हाफ लाइफ इक्वल्स टू लॉग सी प्लस लॉग ए की पावर 1 - n, ये आएगा कि नहीं आएगा, अरे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। अब मुझे बताओ इसमें अगर ग्राफ को अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, टी हाफ लाइफ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, लॉग ए, है कि नहीं लिखा, मुझे बताओ ये इसका स्लोप कितना है, स्लोप 1। अब ये बताओ अगर इसका स्लोप 1 है, मतलब ये बताओ इसमें अगर मैं क्या लिखूंगा, 1 - n इक्वल्स टू लॉग ए, ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा, की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, 1 - n इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, जीरो ऑर्डर हो गया। और उन्होंने क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होगा, देखो अभी जीरो ऑर्डर निकाल लिया, और जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होती है, A0/2,
टू के, यही होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पे दोनों साइड लॉग लोगे तो लॉग 1/2 प्लस टू लॉग टी हाफ लॉग ए नॉट प्लस माइनस लॉग क्या लोगे, माइनस 1/2 के, ये आएगा कि नहीं आएगा? और इंटरसेप्ट कितना है, जीरो। इंटरसेप्ट जीरो है, इंटरसेप्ट जीरो मतलब ये लॉग जीरो कब होता है, जब वन वन इनपुट होता है। 1/2 के किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, तो के कितना हो जाएगा, हाफ। आंसर आ गया आगरा। फिफ्थ का क्या आ गया बेटा, आगरा। क्वेश्चन नंबर 6 दिल्ली, दिल्ली आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या दिया, इट कैन हैव रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कैसे चेक करोगे, यूनिट से, यूनिट से। अरे न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यूनिट से चेक करो आप। सही है क्या यूनिट, सही है। 1 - m मोल पे किसकी पावर चलती है, 1 - n, और लीटर पे n-1 सेकेंड इनवर्स। हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या हाफ लाइफ ये होता है ना ऑर्डर, n की वैल्यू 2 डालो, n की वैल्यू 2 डालो तो t हाफ लाइफ किस पे आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो। और क्या दिया है, एट्थ नहीं, इसमें क्या दिया है, टाइम टू कंप्लीट 70% रिएक्शन इज ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ। क्या सही है ये, नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का है, ये डाटा फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, 100 से 50 जाने में आधा टाइम लगता है, और 50 से 25 जाने में, अगर ये तो 25 बचा मतलब 75%, तो टी हाफ लाइफ यहाँ, टी हाफ लाइफ यहाँ, दो हाफ लाइफ किस में लगती है, फर्स्ट ऑर्डर में, जबकि किसकी बात चल रही है, सेकेंड ऑर्डर। फिर भी अगर आपको निकालना है कितना टाइम लगेगा तो आप ऐसे दे सकते हो, इस वाले फॉर्मूले में पुट करके चेक। भाई एक ऑर्डर का डाटा दूसरे ऑर्डर में फिट नहीं होता है, अगर कोई डाटा अपना फर्स्ट ऑर्डर का है तो सेकंड का अलग आएगा, जीरो का अलग रहेगा। टी वाला, टी हाफ लाइफ क्या होगी, सही है। टी हाफ लाइफ में क्या करोगे, यहां पे आपको हाफ लिखना पड़ेगा। टी हाफ लाइफ में क्या लिखोगे बेटा, टी हाफ लाइफ क्या बन जाएगी, 2 - 1। यहां पे क्या लिख दोगे, a0/2, यही आएगा। माइनस यहां पे क्या बन जाएगा, a0, n2 डालोगे, इक्वल टू क्या बन जाएगा, k की पावर t, k इंटू टी हाफ। तो ये कितना बन गया बेटा, ये बन गया 2/a0 माइनस अपॉन a0 इक्वल टू k t हाफ। ये कितना आ गया बेटा, 1/a0 इक्वल टू k t हाफ। तो t हाफ क्या बन गया बेटा, a0/k। सही है ये भी, क्या क्या आ गया आंसर इसके सही, हाँ इनकरेक्ट बता था ना, चेन्नई, चेन्नई आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 दिल्ली आ गया बच्चों, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो जब इंटरसेक्शन होगा तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगी, बस यही तो करना है। अभी बताओ जहां पर भी दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू बराबर होती है। अब आप बताओ ए नॉट किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ए नॉट कन्वर्ट हो रहा है एन बी में, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए बी में। मान लो इनिशियल आपने इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट मान के रखी हुई है, इनिशियल कंसंट्रेशन देखो ए नॉट है कि नहीं है, सर कैसे पता आपको ए नॉट है, देखो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ए नॉट लिखा हुआ है, देखो। तो टाइम टी पे क्या हो रहे हैं, दोनों बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए नॉट माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एन एक्स। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस वैल्यू की बात चल रही है, तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या बन जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू एन एक्स। इसको यहां ले जाओगे तो कितना बन जाएगा, ए नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन प्लस 1 इंटू एक्स। हमसे क्या पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना है, ये तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए नॉट एन प्लस 1, यही आई कि नहीं आई बेटा, देखो। और हमसे किसकी पूछी है, बी की, तो बी की कितनी है, एन एक्स, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ए नॉट एक्स एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन प्लस 1। आंसर आ गया चेन्नई, चेन्नई आ गया।
वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, ये बताओ इसका ऑर्डर क्या है। देखो अपन ने ये लिखा था ऐसा, ये एक्सप्रेशन है कि नहीं है, इसमें स्लोप कितना आ रहा है -1, मतलब 1 माइनस एन कितना है -1, तो एन कितना आ गया 2, आया कि नहीं आया 2, 2 मतलब चेन्नई, चेन्नई आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, चलो बच्चों मोलिकुलरिटी ऑर्डर छोड़ दो, एक मिनट अभी छोड़ दो अभी इसको, 12 भी छोड़ने को बोला था, 13 भी छोड़ने को बोला था, 14 बॉम्बे, बॉम्बे क्लास में करवाया था ये, 15 ये तो कर्व दिया है इनने, अब इन्होंने क्या बोला है, ये तो हो जाएगा ना, या नहीं आ गया, कैसे देखा, तो इसकी हाफ लाइफ कितनी दी गई है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दिया गया है, देखना है आप, 15 और 15, फिफ्टीन की अगर अपन लोग बात करें बच्चों, 15 में क्या दिया, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एन ए कन्वर्ट इनटू बी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व इज शोन, हाफ लाइफ ऑफ द की हाफ लाइफ दी गई, ऐसा दिया है, एन ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, की हाफ लाइफ कितनी दी हुई है, और इन्होंने एक कर्व दिया हुआ है, तीस 40, दिया है, ये बताओ, जैसे अगर मैं लिख रहा हूं बेटा, ऐसे देखो, दिया है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ये बताओ, तो अगर अपन ने ए नॉट मान लिया टी इक्वल टू 0 पे, ये अपन ने कितना मान लिया ए नॉट, तो ये तो 48 मिनट बाद क्या होगा, 48 ए नॉट माइनस एक्स होगा, ये कितना एन एक्स, सॉरी ये कितना होगा एक्स बाय, और मुझे बताओ कि ये 48 मिनट बाद क्या हो रहा है, आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों बराबर भी हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, 48 मिनट पे क्या हो रहा है बेटा, 48 मिनट पे ए नॉट माइनस एन एक्स किसके बराबर है, एक्स बाय एन, एक ही हो गया, दोनों बराबर हैं, देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और साथ में एन एक्स की वैल्यू कितनी है बाय 2, क्यों, क्योंकि आधा निपट रहा है, 48 कितना कितना टाइम लिया है हाफ लाइफ, 24 दिए इन्होंने, 48 48 में कितने हो जाएंगे, ए नॉट बाय, ये बताओ उन्होंने क्या दिया हुआ है बेटा, 24 मिनट दिया गया है, 48 की बात चल रही है, चलो एक मिनट देख लेते हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक हाफ लाइफ में कितना होगा, ध्यान सुनना, एक हाफ लाइफ में मान लो अपन ने ए नॉट माना, एक हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा ए नॉट बाय 2, यही होगा कि नहीं होगा, कौन सा, हाँ एक्स अकेला है, एक हाफ लाइफ में कितना हुआ, आधा हो गया, नेक्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगा, उसका आधा, आधा होगा कि नहीं होगा, चलो मान लो अपन ने ये मान लिया कि
एट आवर में क्या हो रहा है, A0/2 किसके बराबर आ गया, x के बराबर। हमसे क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा है ना, n पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर है। जल्दी बताओ क्या होगा अब इसमें, तो छाप दें। ये कितना बन गया, A0 - n A0/2 इक्वल्स टू A0/2, ये कर दिया। तो यहां ले गए तो ये कितना बन गया, A0/2 इक्वल्स टू n A0/2, यही हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, क्या आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 16, क्या नहीं आ गया, चलो। क्वेश्चन नंबर 17, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता, 1/3 आता, 1/2/2। 18 2 19 अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन Kt इक्वल टू किसके बराबर होगा, ln R0/RT, सही। 20 फॉल्स, कांस्टेंट रहती है तो। 21 रिएक्टेंट। 22 डाउट, ये बताएंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर को। 23 के एम का स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर। 24 -k, सही है ना, प्लॉट। यही तो पूछ रहे हैं बेटा, क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं ए और टी के साथ, ये ग्राफ पूछा कि नहीं पूछा। ये आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा आएगा। अब मुझे ये बताओ बेटा कि अब मुझे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का चाहिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, ए टी किसके बराबर होता है, A0 आएगा कि नहीं आएगा, -k है ना। और कौन सा दिया था, 25, 25 क्या हो जाएगा, ट्रू है क्या ये, फॉल्स है ना, 0.01 आएगा। 26 जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T3/4 इज रिलेटेड टू T, सही है ना, ये तो डाल देना, सही है, सही है, वैल्यू डाल के देख लेना। 27 14 नहीं है, वो ln है, 14 को ln कर लेना, 14 को क्या कर लेना, ln, सही आ रहा था। 28 ब्रैकेट नहीं आ रहा था, ये बताओ 20, अरे बात नहीं करो बेटा, 28 में क्या लिखा हुआ है, ए कन्वर्ट इंटू बी प्लस सी, ये पी नॉट ले लिया, पी नॉट -x, ये भी x, ये भी x, दोनों x आएंगे। तो इन्फिनिटी पे क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट पे इन्होंने डाटा नहीं दिया हुआ है। अभी बताओ k इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/t ln P0/0 - x, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे। आप मुझे ये बताओ बेटा कि पी नॉट तो मेरे पास गिवन है, पी नॉट, अभी बताओ P0 - x तो क्या लिखूंगा, P0 - x प्लस x प्लस x किसके बराबर है, पीटी के बराबर। P0 प्लस x किसके बराबर हो जाएगा, पीटी के बराबर। x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, पी नॉट
PT माइनस पी नॉट, ये हाँ सही है, इसका आंसर यही आएगा, 1/T ln पी नॉट टू पी नॉट माइनस पी टी, ये आएगा 28 का, 28 का ही आएगा। 29 बताना है। पार्शियल, यहाँ पीटी होना चाहिए बेटा, पीटी कर लेना यहाँ पे। कौन सा आईटी बताना है, कौन सा नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा है इसमें, सर गड़बड़ दिए है मतलब। चलो आईटी, आईटी देखो, ये तो दिए नहीं होते। बताओ ए गैस में कन्वर्ट हुआ, बी गैस प्लस सी गैस, ऐसा दिया है। तो अपन ने पी नॉट मान लिया, पी नॉट माइनस एक्स, ये एक्स ये जीरो, पी नॉट पी नॉट, के इक्वल टू क्या बनेगा, 1/T ln पी नॉट माइनस एक्स, यही आएगा। ये तो पीटी किसके बराबर आ रहा है, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, मतलब ये बन गया पी नॉट प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई पी नॉट माइनस पी टी। डाटा अपने पास गिवन नहीं है, अपने पास गिवन क्या है, इन्फिनिटी का, तो पी इन्फिनिटी किसके बराबर है, 2p नॉट, यही है कि नहीं है। अब इसमें छाप दो 1/T ln p इनफाइनाइट बाई टू अपॉन p इनफाइनाइट बाई टू माइनस पी टी अपॉन, सॉरी एक सेकंड, यहां पे बन जाएगा कितना, एक्स इतना है, पी टी माइनस पी नॉट, ये बन जाएगा 2p नॉट माइनस पी टी, ये बन जाएगा p इंफिनिटी, यही तो आ रहा है बाय टू, यही बनेगा p इंफिनिटी, 2p इंफिनिटी माइनस पी टी। हाँ एक रुको, गड़बड़ हुआ है, इनमें इन दोनों को ही प्रेशर दिया है ये b और c, 2x इसके बराबर हो जाएगा पी टी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पी टी बाई टू, और और इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है, 2p नॉट किसके बराबर है, p इंफिनिटी, तो p नॉट कितना बन गया, p इंफिनिटी बाई टू, 1/T ln p इंफिनिटी बाई टू, p इंफिनिटी बाई टू माइनस पी टी बाई टू, टू टू कट जाएंगे सबके, ये बन जाएगा 1/T ln p इंफिनिटी टी माइनस पी टी। बाकी के कितने बचे, 10 बाद में करेंगे। क्या क्या आउट है, पहले बोलना था सर पीछे से डिस्कस करना भी, मैं किस में डाउट है, ट्राई करना चलो।
टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अपने पास बेटा दो टाइप की रिएक्शन अपन को देख, एलिमेंट्री एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो थोड़ा थोड़ा नाम से ही सजेशन आता है। सिंगल स्टेप मतलब क्या हो, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। सिंगल स्टेप मतलब एक ही स्टेप में कंप्लीट हो। मल्टी स्टेप मतलब मोर देन वन स्टेप में। जैसे मान लो अपने पास फॉर एग्जांपल ए प्लस बी कन्वर्ट हुआ किसमें बेटा, सिंगल स्टेप, डायरेक्ट ए बी में गया। मल्टी स्टेप में तो ये अपने पास जो ये क्या कहलाएगी, सिंगल स्टेप, डायरेक्ट रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, नो इंटरमीडिएट। विल बी, कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलता है इसमें। डायरेक्ट रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते हैं, डायरेक्ट रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इसी को अपन सिंगल स्टेप या मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। और होता क्या है, इन जनरल एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर होता है वो स्टाइकोमेट्री के बराबर होता है। हाँ, कुछ केस होते हैं जिसमें नहीं हो पाता, जिसमें मान लो आपने एलिमेंट्री रिएक्शन ली और उसको एक्सेस में डाल दिया, तो मान लो ये एलिमेंट्री रिएक्शन, उसका ऑर्डर क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में भी वन होगा और बी के रिस्पेक्ट में भी वन। यही तो पढ़ा है। एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर किसके बराबर होता है, स्टाइकोमेट्री। मान लो आपने ऑर्डर लिखा है ए, ऑर्डर क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू के ए की पावर वन बी की पावर वन, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है। मान लो उसी में अगर आप ए को एक्सेस में ले लो बी के रिस्पेक्ट में, तो ए का पावर खत्म हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इन जनरल क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर किसके बराबर होता है, स्टाइकोमेट्री। ऑर्डर ऑफ इक्वल टू स्टाइकोमेट्री। मान लो इस रिएक्शन की आपको रेट लिखनी है, तो आप रेट क्या लिखोगे, ए की पावर वन, ऐसे लिखो, ये लिखा जाएगा। ऑर्डर किसके बराबर होता है, ऑर्डर लिख लो आप, ऑर्डर किसके बराबर होगा, स्टाइकोमेट्री। सिंगल स्टेप है तो ए और बी, देखो एक ग्राफ बनता है जिसको अपन बोलते हैं एनर्जी कर्व, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, और यहाँ पे आपके पास कंपाउंड जो भी। ये बताओ ये अपना किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे ए प्लस बी की कुछ एनर्जी होगी और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना सी। एक ये क्या होता था, कन्वर्जन बताता है कि ये किसमें ऐसे कर्व बनाते हैं। होता क्या है, जब रिएक्शन स्टार्ट होती तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, देखो एनर्जी बढ़ती जा रही है, जब सी बनेगा तो एनर्जी डाउन होती जाएगी। ध्यान रखना, ये कुछ इस टाइप का कर्व आता है। ये अपन ने किसकी बात कर दी बेटा, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री रिएक्शन की खास बात क्या होती है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, उसको अपन लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं। और ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर ऑर्डर किससे मैच करता है, साइकोमेट्री से मैच करता है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप रिएक्शन।
नाम से ही सजेशन आ रहा है कि भाई इसमें मोर देन वन स्टेप यू, सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप। आपको यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड पे जाना है, तो दो तरीके हैं, क्या है? लिफ्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट कहाँ जाओगे? कोई बीच में कोई रुकने का पॉसिबिलिटी है नहीं है, क्या होगा? सिंगल स्टेप। सीढ़ियों से जा रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो, बहुत सारी स्टेप आपको चढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक ऐसे ही अगर आप कोई रिएक्शन डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्जन ले जा रही है तो सिंगल स्टेप एलिमेंट्री कहलाएगी। अब जैसे मान लो कोई रिएक्शन, जैसे मान लो अपने पास रिएक्शन ए ही है बेटा, क्या है? ए प्लस बी में कन्वर्ट हो गया सी में। अब जब आपने इसकी मैकेनिज्म देखी, मैकेनिज्म ये बोल रहा है कि पहले तो सर ए आपका किस में गया होगा? सर ये ए आपका डी में गया होगा, फिर डी आप डी और बी मिले होंगे, इनने क्या बनाया होगा? सी। ये क्या बन जाएगी? स्टेप वन। ये क्या बन जाएगी? स्टेप टू। तो अब आपसे पूछा कि ए प्लस बी अगर सी में जा रहा है, ए प्लस बी अगर सी में जा रहा है तो कितने स्टेप रिएक्शन है? सर आपको कैसे मालूम चला? तो ये हमें बाय प्रैक्टिकली या इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दी जाती तब हम बता सकते हैं। रिएक्शन को हम घूर के देख के नहीं बता पाएंगे कि सिंगल स्टेप है कि मल्टी स्टेप है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि ये दो स्टेप में हो रही है, तीन स्टेप में हो रही है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये आपस में एक एलिमेंट्री, ये खुद एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और ये भी एक खुद एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स और मल्टी मल्टी स्टेप रिएक्शन किससे बनती? मोर देन वन एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन को मिला के हम एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप रिएक्शन किससे मिलके बनी होती है? मोर देन वन एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन से मिलके बनी होती है। तो अगर आपसे बोला जाए कि ये सर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे कमेंट करो, तो कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होती है एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप। मान लो अगर कोई रिएक्शन तीन स्टेप में हो रही है, तीन स्टेप में हो रही है, तो उसमें तीन एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर बनी होगी। चार स्टेप में हो रही तो चार अलग अलग एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर बनी होगी। पांच स्टेप में हो रही तो पांच में मिलकर बनी होगी। तो मान लो अपना ऐसे ये बोल दिया उन्होंने कि भाई ए बी में जा रहा है, तो अब ऐसे हुआ कि ए सी में गया होगा, सी डी में गया होगा, डी किस में गया होगा? ई में गया होगा, फिर ई जाके किस में गया होगा? इतनी स्टेप में हो रही, देखो इन सब का सम करोगे तो यही बन जाएगा, सी ये कट जाएगा, पूरी पूरी ओवरऑल क्या बन जाएगी? ए टू बी। तो अब आपसे बोला कि ए से बी जो बी का जो कन्वर्जन हो रहा है कितनी स्टेप में हो रहा है? एक, दो, तीन, चार। तो आप कितने स्टेप रिएक्शन बोलोगे? फोर स्टेप रिएक्शन। या फिर हम ये बोलेंगे कि सर जो ए से बी में कन्वर्जन है ये चार डिफरेंट एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलके बन आ गया। एक तो हमें क्या समझ में आ गया कि भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन मोर देन वन एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन से मिलकर बना होता है। जितनी स्टेप होती हैं, अब इनको आप क्या बोलोगे? अच्छे बताओ, डी को क्या बोलोगे आप? डी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। ए डी में गया, अब डी कुछ बना, अब डी को अपन क्या बोलेंगे? तो इसमें क्या होते हैं? इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड। इसमें इंटरमीडिएट नहीं आते, डायरेक्ट रिएक्टेंट से कहां जाते हैं? प्रोडक्ट में। और इसमें क्या आएंगे? इंटरमीडिएट्स आएंगे, इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे। ए कुछ दूसरे में बनेगा, दूसरा जाके फिर दूसरे से रिएक्ट करे के लास्ट में वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? इंटरमीडिएट में। फिर इंटरमीडिएट किस में जाएंगे? प्रोडक्ट में जाएंगे। तो इसमें क्या होंगे? अब आपसे कोई पूछे इंटरमीडिएट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट एक ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन के अंदर बनते तो हैं लेकिन फाइनली वो खत्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, सी क्या है? इंटरमीडिएट है। क्या फाइनली सी मिल रहा है? नहीं मिला। ए सी में गया, इंटरमीडिएट इसमें कौन कौन है? अच्छा देख के बताओ, कौन कौन सी स्पीसीज है जो इंटरमीडिएट होंगे? सी होगा, डी होगा, ई भी होगा। ये सब क्या है? इंटरमीडिएट। मतलब इंटरमीडिएट को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिएक्शन की स्टार्टिंग में तो जनरेट होते हैं, लेकिन जब रिएक्शन एंड हो रही होती है तो वो खत्म हो जाते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होगी तो वो जनरेट होंगे, और जैसे जैसे रिएक्शन एंड होने की साइड जाएगी तो वो
फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट किस में चला गया, प्रोडक्ट में, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं गया है। बी से सी से डी से ई से फिर मुझे बी मिला है। तो ये सब क्या कहलाएंगे बेटा, इंटरमीडिएट कहलाएंगे। इंटरमीडिएट स्टार्टिंग में बनते हैं और जब रिएक्शन एंड हो रही होती है तो खत्म हो जाते हैं। अब एक डाउट मेरे पास है कि यार सर अब रेट कैसे बताएं। भाई इसकी रेट अलग होगी क्योंकि ये खुद एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसकी रेट क्या आएगी, इसकी रेट लिख दोगे रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 1। इसकी रेट क्या लिखोगे, तो मान लो अगर आपसे बोला इसकी रेट बताओ तो इसकी रेट आप क्या लिखोगे, के ए की पावर 1। और इसकी रेट क्या लिखोगे, के ए ओ सॉरी डी, ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे। अब सर ये वाली रेट माने कि ये वाली रेट माने, क्योंकि ये अलग होगी ये अलग होगी, तो अब कौन सी रेट को हम माने, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शंस आ रही हैं और हर एक रिएक्शन की रेट अलग अलग है। तो हम अगर मुझे से कोई पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप क्या बताओगे, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो एक, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, जैसे मान लो जो बीटा ब्लू बैचेस में अपन ने रनिंग करवाई, यहां तक 34 तक आपको दौड़ा दिया, ज्यादा हो गया, सोच लो, चलो सोचना ही है, दौड़ना किसको है। अब मान लो आप यहाँ से 34 तक आप दौड़ के जाना है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये बताओ ये जो ब्लू बैच है ये अपनी रनिंग कंप्लीट कब करेगा, कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है। देखो ऑप्शन में दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा 5 मिनट में खत्म कर रहा है और सबसे स्लो वाला आधे घंटे में कर रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि ये ब्लू बैच की जो रनिंग है वो कितने टाइम में कवर हुई, 10 मिनट या आधा घंटा। क्यों, क्योंकि सर जब तक पूरे बच्चे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक रनिंग कंप्लीट नहीं मानी जाए। भाई 10 मिनट वाला तो बैठ के वहां पहुंच के बैठ जाएगा, लेकिन रनिंग कंप्लीट कब मानी जाएगी, जब से स्लो वाला तब तक पूरा कन्वर्ट या वहां तक पहुंच नहीं जाएगा, तभी तो बोलेंगे। अब आप समझो कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, वो 5 मिनट में हो गई एक रिएक्शन, और एक रिएक्शन आधा घंटे तक चल रही, भाई 5 मिनट में हो भी जाएगी तो फिर रिएक्शन कंप्लीट कब मानी जाएगी, जब पूरी रिएक्शन एक साथ हो जाएंगी। और पूरी रिएक्शन को एक साथ कराने के लिए आपको टाइम किसका देखना पड़ेगा, स्लो वाले का कि फास्ट वाले का, स्लो वाले का, क्योंकि अगर स्लो वाली कंप्लीट नहीं हुई तो फास्ट वाली कंप्लीट होकर क्या क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे मान लो ये रिएक्शन 2 मिनट में हो रही है, ये 10 मिनट में हो रही है, भाई ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, जब तक ये कंप्लीट होगी आगे बढ़ेगी नहीं। तो इनमें से हम क्या करेंगे, जितनी भी अपने पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितनी भी अपने पास एलिमेंट्री रिएक्शन है, उन एलिमेंट्री रिएक्शन में से हम किसको पकड़ेंगे, सबसे स्लो वाले को। अगर स्लो वाला हो गया तो बाकी तो हो ही जाएंगी। तो जो टाइम स्लो में लग रहा है उससे कम टाइम फास्ट वालों को लग रहा होगा, मतलब अगर स्लो वाला वहां तक 34 तक पहुंच जा रहा है तो भाई हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि भाई सब बच्चे वहां तक पहुंच गए होंगे। तो इसमें अगर मुझे रेट बतानी हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो हम रेट किसकी बताते हैं, देखो रेट हम किसकी बताएंगे, अगर मुझे रेट लिखनी है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट हम किसकी लिखते हैं, स्लोएस्ट स्टेप की रेट हम किसकी लिखते हैं, स्लोएस्ट स्टेप। और स्लोएस्ट स्टेप को मालूम है हम नाम क्या देते हैं, आर डी एस, आर डी एक्स नहीं एस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब पूरी रेट इसी पर डिपेंड कर रही है, अगर ये हो जाएगी तो बाकी सब तो हो ही जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे आपने बोल दिया यार ये बहुत स्लो है, अगर इसने काम कर लिया तो बाकी सब कर ही लेंगे, मतलब ये रिएक्शन सबसे स्लो है। अगर ये पर्टिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो बाकी को कंप्लीट होने में उससे कम टाइम लगेगा, तो मतलब अगर ये हो गई तो बाकी रेट बाकी जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो हो जाएंगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब हम इसी से ही रेट फाइंड करेंगे, मतलब पूरी की पूरी ओवरऑल अगर आपको रेट अगर आपको डिसाइड करानी है तो हम किसको देखेंगे, सबसे स्लोएस्ट स्टेप हम लोग पकड़ेंगे। हमें कैसे मालूम चले कौन सी स्लो है, तो वो आपको बता देते हैं कि भाई ये आरडीएस है या स्लोएस्ट है। वो आपको एग्जामिनर बताएगा कि भाई ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है कि 4 स्टेप में हो रही है, और इसमें आपकी आरडीएस ये। समझ में आया।
तो हम लोगों ने क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन वन एलिमेंट्री रिएक्शन से बन के बनी होगी, और हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन का अपना अपना रेट होगा, और उनमें से जो सबसे देर में हो रही होगी वही डिसाइड करेगी कि रिएक्शन कब कंप्लीट होनी है, और वही उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आरडीएस। अब होगा क्या बेटा, अच्छे बताओ, जब हम रेट लिखते हैं, ध्यान सुनना, जब भी हम रेट लिखते हैं तो रेट में क्या इंटरमीडिएट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि रेट में अगर इंटरमीडिएट आएंगे तो इंटरमीडिएट तो फाइनली जीरो है, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट तो लिया ही नहीं है। तो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आप रेट लिख रहा है तो रेट हम किसके टर्म में लिखते हैं, रेट किसके टर्म में लिखते हैं, इन टर्म ऑफ रेट का जो एक्सप्रेशन आएगा, रेट एक्सप्रेशन किस में आना चाहिए, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, इनके टर्म में अपन लिखते हैं। अब देखो जैसे मान लो ये है, अभी बताओ आपने ये रेट लिखी, मान लो इसमें डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या डी आपने इनिशियली लिया है, नहीं लिया है, तो आप तो बोलो सर डी तो हमने लिया ही नहीं है, तो ये तो हमेशा जीरो ही होना चाहिए, तो हम उस पर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम रेट लिखेंगे स्लोएस्ट स्टेप का, तो हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम रेट का एक्सप्रेशन बना रहे होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का, तो उसमें हम ये ख्याल रखेंगे कि क्या आना चाहिए, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की आए या प्रोडक्ट की आए। अगर सर इंटरमीडिएट आ रहा है तो क्या करेंगे, अगर इंटरमीडिएट आ रहा है तो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को हम रिप्लेस करेंगे। अगर मान लो रेट के एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट आ गया, पहले तो क्या है, इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, अगर इंटरमीडिएट आ गया तो उस इंटरमीडिएट को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेस कैसे करेंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अभी बस इतना ध्यान रखो कि जो भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसका लिखेंगे, आरडीएस का, और अगर आरडीएस में कोई इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन में आ रहा है तो उस इंटरमीडिएट को हम लोग रिप्लेस किससे करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। इफ ROR involve concentration of intermediate, replace the concentration of intermediate by the concentration of रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब ये कैसे रिप्लेस होगा उस पर ध्यान नहीं दो, बस स्टेटमेंट पे ध्यान दो। तो दिमाग में हमें क्या डालना है, दिमाग में हमें ये डालना है सिंपल कि जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो हम किस एलिमेंट्री रिएक्शन की रेट रखेंगे, आरडीएस, सबसे स्लोएस्ट। जो सबसे स्लोएस्ट होगी उसकी हम रेट लिखेंगे, रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। अगर उसमें इंटरमीडिएट आ रहा है तो इंटरमीडिएट को हम किससे रिप्लेस करेंगे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से। कैसे रिप्लेस करेंगे वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें वेरी करेंगे, बताऊंगा कैसे करें, ये अपने दिमाग में सेट हो गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा, सिंगल स्टेप में तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक ही स्टेप में होगी, जो उसका स्टैक्योमेट्री होगी वही ऑर्डर के बराबर लगभग बनता है। सिंगल स्टेप में, मल्टी स्टेप में क्या होगा, मोर देन वन स्टेप हो रहे होंगे, उसमें जो सबसे स्लोएस्ट रहेगा उसकी हम रेट क्या मान लेंगे, वही हम रेट ऑफ रिएक्शन मान। स्लोएस्ट एलिमेंट्री रिएक्शन की रेट ही क्या कहलाती है, रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा स्टेटमेंट जाता है। मल्टी स्टेप रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है रेट ऑफ स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप। जो स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप की रेट होगी वही किसकी होगी, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। और रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में हमेशा हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डालते हैं, इंटरमीडिएट कभी नहीं डालते, क्योंकि इंटरमीडिएट तो हमें पता ही नहीं रहता कितना बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि वो तो बीच में बनेगा और खत्म भी हो जाएगा। तो हमेशा रेट के एक्सप्रेशन में हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर मान लो इंटरमीडिएट आ गया तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी उसमें जुगाड़ दी होगी कि हम इंटरमीडिएट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से। अब जैसे इसमें ग्राफ बनाया था, अब मल्टी स्टेप रिएक्शन में ग्राफ कैसे बनता है, ध्यान सुनना। जैसे मान लो इसी का ग्राफ बनाना है और किसी ने आपसे बोल दिया कि ये स्लो स्टेप है, ये क्या है बेटा, स्लो, पर लिख दिया। सबसे पहले बताओ इसमें इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस वाले का ग्राफ बना रहा हूं, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले अपना क्या हुआ, यहां पे हमने क्या लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी।
और यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, जो भी कंपाउंड थे वो लिख दिए। सबसे पहले बताओ ए अपना किस में गया, ए किस में जा रहा है, डी में। देखो एक ए किस में गया, डी में। ये पहली स्टेप हो गई एक। अब बताओ, अब बी किससे किससे साथ कंबाइन हो रहा है, डी के साथ, डी के साथ, और क्या बना रहा है, सी। अब देखना, अब सी बनेगा तो सी या तो ये ऐसा जाएगा, या वाली इसकी पीक इससे ऊपर रहेगी, या तो इससे पीक नीचे रहेगी। ऐसे कर, या तो ये ऐसे जाएगा या नीचे रहेगा। ये कौन सा है, सी प्लस, ये क्या बना लिया उसने, डी। अब हमें ये जज करना है कि ये वाली पीक ऊपर होगी कि पहले वाली। देखो ये स्टेप 1, ध्यान सुनना बेटा, स्टेप 1 स्टेप 2 जितने इंटरमीडिएट होंगे, जैसे मान लो इसका मैं ग्राफ बना रहा हूं, अभी उस पर डिस्कस करते हैं किसकी पीक ऊपर किसकी नीचे। सबसे पहले जैसे मान लो इसमें कितनी स्टेप हो रही हैं, 4। तो ए किस में गया, डी में। सी किस में गया, डी में। डी किस में गया, ई में। ई सॉरी डी। डी किस में गया, ई में। ई किस में गया, बी में। फाइनली ये मिल रहा है। तो ये सब क्या है, इंटरमीडिएट। एक पीक एक इंटरमीडिएट को, जैसे ए बी में सी में जाएगा तो एक पीक लगेगी, दूसरी पीक, तीसरी पीक। ये ध्यान रखना। ये सब क्या है बेटा, इंटरमीडिएट है। ये सब क्या है, इंटरमीडिएट। क्या आप ये सोचो कि कोई रिएक्शन स्लो क्यों हो रही है, स्लो इसलिए हो रही है कि भाई जो बंदा है वो तेज क्यों नहीं दौड़ रहा है, एनर्जी की कमी है, एनर्जेटिक नहीं है, तभी तो स्लो स्लो जा रहा है। तो आप ये सोचो बेटा कि अगर कोई रिएक्शन स्लो हो रही है, इसकी मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है उस प्रोसेस के लिए, और उतनी एनर्जी उसे मिल नहीं रही है, तो वो आराम आराम से रिएक्शन हो रही है। तो जो रिएक्शन आरडीएस होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और जो फास्ट होगी उसके लिए एनर्जी की कम। अब ये बताओ इन दोनों में स्लो कौन सी है, नीचे वाले की ऊपर वाली, मतलब ऊपर वाले की पीक कहां होनी चाहिए, बड़ी, क्योंकि उसकी ये पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा। तो जो आपकी आरडीएस होगी उसकी पीक सबसे ऊपर होगी, उसकी पीक क्या होगी, सबसे ऊपर। आपको कैसे बनाना है, आपके पास जितने इंटरमीडिएट बन रहा है, इसमें कितने इंटरमीडिएट बन रहे थे, बी। ये बन गया अपना, सॉरी बी आ रहा था कि सी आ रहा था, गलत लिख दी, हाँ, बी प्लस डी, और यहां क्या आ गया बेटा, सी। तो इंटरमीडिएट कौन है इसमें, डी। देखो ए किसमें कन्वर्ट हुआ, डी में, और उसे क्या मिल गया, बी। तो बी और डी ने मिलकर क्या बना दिया, सी। अब ये वाली स्लो है कि नीचे वाली स्लो, जो स्लो होगा उसका पीक सबसे ऊपर। तो जो पीक सबसे ऊपर होगी वही आरडीएस कहलाएगी। तो ये कौन सी कहलाएगी बेटा, आरडीएस। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि बताओ ये वाली स्लो है, तो इसमें क्या होगा, कौन सी पीक ऊपर जाएगी, डी से ई वाला कन्वर्जन सबसे ऊपर, डी से ई ये वाला है, ये वाला क्या होगा, सबसे ऊपर, सबसे बड़ा। यही आपका क्या कहलाएगा, आर डी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताना है इसमें, कोई पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दिया हुआ है ऐसा करके, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने हैं, इसमें इंटरमीडिएट बताओ कौन कौन से हैं, कौन कौन से। ये तो रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट कितने हैं, बाय एंड जेड। इंटरमीडिएट कौन से हैं, बाय एंड जेड। ऐसा पूछ लेते हैं कितने। अच्छा आरडीएस कौन सी है, आरडीएस सबसे ऊपर पीक कौन सी है, तो आप बोलोगे सर जेड का डब्ल्यू में कन्वर्जन क्या है, आरडीएस, ऊपर जा रहा है। अगर ये वाली पीक अगर ऊपर चढ़ गई कोई रिएक्शन, तो ये तो आराम से हो जाएंगी। जो सबसे ऊपर पीक जाएगा वही आरडीएस कहलाएगा। बीच में जितने भी आपके मिनिमम टाइप के आ रहे होंगे वो इंटरमीडिएट।
देखो स्टार्टिंग और लास्ट का मिनिमम क्या होता है, रिएक्टेंट, और लास्ट का होता है प्रोडक्ट, और बीच में जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है, डायरेक्ट रिएक्टेंट किस में आ गया, प्रोडक्ट में आ गया। समझ गए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन वन रिएक्शन से मिलकर बनी होती है। उनमें से जो सबसे स्लो होती है वही रेट को डिसाइड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ, सबसे रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, ये बोलोगे आप, और आरडीएस उसके बराबर आएगी। अब बस हमें एक छोटा सा ख्याल रखना होता है कि जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो हम किसके बराबर कर देंगे, रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप की अगर आप रेट लिखोगे, मान लो उसमें अगर इंटरमीडिएट आ रहा है, तो फिर इंटरमीडिएट के टर्म में हम रेट को नहीं छोड़ेंगे। इंटरमीडिएट को अपन क्या करेंगे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस कैसे होगा, वो एग्जाम में दिया होगा रिलेशन, उससे रिप्लेस हो रहा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे, ग्राफ देखे। ग्राफ में क्या बताया, जितने इंटरमीडिएट आएंगे उतने अपने पास ही इंटरमीडिएट, बीच में इंटरमीडिएट, ये क्या हो जाएंगे आपके एनर्जी के ग्राफ। जो सबसे ऊपर पीक रहेगी वही आरडीएस कहलाएगी। चलो, ये दिया गया है, बात नहीं करो बेटा, ये अपने पास गिवन है। मुझे बताओ इसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है, यहाँ स्लो लिखा होगा, स्लो लिख देंगे या आरडीएस लिख देंगे, या तो यहाँ स्लो लिख देंगे या फिर इसमें लिख देंगे आरडीएस, मतलब यही सबसे स्लोएस्ट है। ये इसके कन्वर्जन में सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। अब ध्यान देना, वैसे अगर आपसे बोले कि यार आपको लिखना है आर ओ आर, तो आर ओ आर क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो गई, रेट ऑफ स्लोएस्ट के बराबर होगी कि नहीं होगी, यही करना पड़ेगा। तो स्लोएस्ट स्टेप मतलब क्या लिखोगे आप, तो स्लो ये है के, और ये आपस में ये खुद एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन, तो आप क्या रखो, के बी की पावर वन, डी की पावर वन। ये आया कि नहीं आया, तो क्या ऐसे ही लिख के मैं छोड़ दूंगा, हाँ क्यों, क्योंकि सर डी, इसमें कहीं डी है, लेकिन डी के टर्म में आप छोड़ रहे हो, माफ हो गया। जो चीज है ही नहीं है उसके टर्म में हम कैसे लिख देंगे, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, डी को हटाना पड़ेगा। हम जो भी रेट लिखेंगे या इनके या ए बी सी के टर्म में ही लिख पाएंगे, क्योंकि ए बी सी ही मेरे पास है इनिशियली। अब लेकिन रेट में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। अब डी रिप्लेस कैसे होगा, हाँ देखो, आपने पढ़ा होगा बचपन में के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट मतलब डी अपॉन ए, यही होता है कि नहीं होता है, देखो, अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा। अब मुझे बताओ क्या यहां से मैं डी बता सकता हूं कितना आएगा, डी कितना आएगा, के इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बता दो। अब रेट क्या बन जाएगा, रेट का एक्सप्रेशन आर ओ आर, जल्दी बताओ, के बी, डी इक्वल टू क्या बन जाएगा, के इक्विलिब्रियम, डी होगा कि नहीं होगा,
तो ये आएगा, बस देखो ये बना कि नहीं बना। हाँ बेटा। बात नहीं करनी। ये ग्राफ में लिख लेना, सबसे ऊपर पीक किसकी होती है, जो आरडीएस होता है। बीच में ये जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट। बीच में जो मिनिमा आते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरमीडिएट। जितने इंटरमीडिएट उतना मिनिमा आएंगे।
कुछ नहीं करना होता है, एक चीज दी होगी उसको रिप्लेस करना होता है दूसरे से। देखो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मुझे बताओ, कहीं ये आरडीएस है, मेंशन नहीं, ये आरडीएस है, सेकंड वाली आरडीएस है। सेकंड वाली क्या है, आरडीएस लिखोगा, लिखा होगा या फिर स्लो फास्ट लिखा होगा। अब मुझे बताओ, अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो रेट ऑफ रिएक्शन किससे मैच करेगी, लोएस्ट वाले से। लोएस्ट वाले की रेट क्या लिखोगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगी, क्या लिखोगे बेटा, KO3। बी नाटक हो गया, ओ आ गया। अगर ओ नहीं आता तो टेंशन नहीं थी, क्योंकि रिएक्टेंट में मेरे पास O3 है। ओ नहीं है कहीं पे, कहीं यहाँ ओ है क्या, नहीं है, क्या है यहाँ ओ है, नहीं है। तो मुझे अब क्या करना है, ओ को रिप्लेस करना है। ओ को कैसे रिप्लेस करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, ये इसको रिप्लेस करना है, ओ को क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब ये कैसे होगा, अब इसके लिए अब मैं जुगाड़ तुगाड़ लगाऊं, कहां पे ओ आ रहा है, देखो इसमें ओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये बताओ ये किसको डिपेंड कर रहा है, इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम, अरे बात नहीं यार, के इक्विलिब्रियम वन किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है O2 इंटू ओ अपॉन O3। अरे यही आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, ओ की वैल्यू चाहिए, ओ की, तो ओ कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, के इक्विलिब्रियम वन O3 अपॉन O2, आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या मैं इसमें छाप सकता हूं ये, जल्दी बोलो, आर ओ आर क्या बन जाएगा, आर ओ आर आ जाएगा KO की पावर O3। फिर मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा, के इक्विलिब्रियम वन। देखो बन गया, ऑर्डर क्या बन गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट, के इंटू के इक्विलिब्रियम, के इंटू के इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट। O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1। तो अब आपसे पूछे कि बताओ ओ के रिस्पेक्ट में कितना है, सेकेंड ऑर्डर, और O2 के रिस्पेक्ट में -1 ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर क्या बन जाएगा, नेट ऑर्डर क्या बन गया बेटा, 2 - 1 = 1, फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर आ गया। ये वाला करो।
क्या आ रहा है पहले का? पहला तो हो गया, दूसरा बताओ। तो दूसरे वाले में स्लो कौन सी है? पहली स्टेप, पहली स्टेप ही है। क्या लिखोगे इसमें? रेट। बताओ रेट क्या लिखोगे आप? सर हम रेट लिखेंगे K1 NO2 F2, ये बनेगा। यही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। ये किसकी बेटा? रेट ऑफ आरडीएस। रेट ऑफ आरडीएस ही क्या कहलाता है? आरओआर कहलाता है कि नहीं कहलाता? अब रेट ऑफ आरडीएस को घूरो और देखो कहीं उसमें कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है। कौन कौन आ रहा है उसमें? ये जो बन रहा है इन दो स्टेप रिएक्शन से बन रहा है, NO2 और F। NO2 और F रिएक्टेंट है कि नहीं है? मतलब मुझे कोई रिप्लेस ही नहीं करना, यही आंसर होगा। खत्म। हो गया कि नहीं हो गया? यही आंसर। ऐसा नहीं है कि दिया है तो 3 लाइन का है तो 2 लाइन में, 1 लाइन में आंसर कैसे आएगा? आ सकता है। ये करो। ये एक रिएक्शन, बात नहीं, ये एक रिएक्शन है जो 3 स्टेप में हो रही है। ये एक फॉरवर्ड का कांस्टेंट है, ये बैकवर्ड का कांस्टेंट। ये फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है। ये K2 है, ये K3 है। ये K1 है, ये K1 डैश है, माइनस K1। ये K2 K3। आपको ओवरऑल ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले क्वेश्चन लिखो, आगे बात। क्या बेटा? K माइनस लिखा है, कुछ भी लिख लो, K डैश लिख लो उसको, तो रिपेंड करने का तरीका है। K, अरे ये K-1 लिखा है ऐसा, तब ये अलग है, ये अलग है। ये K1 लिख दिया उन्होंने, -1। ऐसा नहीं है K-1, ऐसा कर दो। K जैसे अपन लिखते हैं ना K1, K2 लिखते हैं, उन्होंने K2 ने लिख के K माइनस ऐसा लिख दिया, और कुछ नहीं है। क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 2, 1, 2, 3। क्या गया? एक बार और सॉल्व करो। कब का आया था ये? ताजा ताजा क्वेश्चन, नया नया एकदम। आंसर कितना आ रहा है? आंसर बोलो जल्दी। आंसर। कैसे किया?
देखो यहाँ, ये बताओ स्लो कौन सी है, रेट क्या बन जाएगा, K2 N2O2, यही बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पिक्चर में अपने पास N2O2 है ही नहीं है कहीं, H2 तो है, N2O2 नहीं है, मतलब N2O2 मुझे रिप्लेस करना है। और N2O2 कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ आ रहा है बस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, के इक्विलिब्रियम क्या होगा, K1 अपॉन K-1 इक्वस टू क्या करोगे, N2O2 और NO का स्क्वायर, ये करोगे कि नहीं करोगे, अरे ये आएगा कि नहीं आएगा, ये तो N2O2 किसके बराबर हो जाएगा, N2O2 मेरा आ जाएगा K1 अपॉन K-1 NO का स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा, अरे ये होगा कि नहीं होगा, बस अब ये छाप दो उसमें, आ गया आंसर। देखो रेट क्या बन जाएगी, जल्दी बोलो, K2 K2 इंटू K1 अपॉन K-1 NO का स्क्वायर, ना हो गया ऑर्डर, आ गया। देखो वैसे 3 लाइन में आंसर आना था। आ गया, एक चीज बताओ, जब अपन बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते थे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था हम लोगों ने, केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन ऐसे लिखते थे, मान लो यहाँ पे ए है, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ये के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड करते थे कि नहीं करते थे, बैकवर्ड बी, और एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता था, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू, जितना बनेगा उतना कंज्यूम हो जाएगा, चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, यही होता था। तो मुझे बताओ आप ROF क्या लिखते थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड, ए की पावर ए। और आज हम लोगों ने क्या सीखा है काइनेटिक्स में, रेट किसके बराबर होती है, ए की पावर क्या आनी चाहिए, लेकिन एक्स की जगह हम ए छाप दे रहे हैं डायरेक्ट, इसका मतलब क्या है कि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जितनी भी अपन इक्विलिब्रियम में ये मान लेते हैं कि जितनी भी रिएक्शन का हम रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं वो एलिमेंट्री है, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। बताओ पहले एक्स क्या है, वाई क्या है। हम क्या करते हैं, जैसे हम रेट ऑफ बैकवर्ड लिखते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड में क्या करेंगे, के बी, बी की पावर बी, जबकि क्या होना चाहिए था, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होना चाहिए था, के बैकवर्ड मतलब पीछे वाली देख रहे हैं, पीछे बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट की तरह कौन कौन काम कर रहा है, बी, तो बी की पावर क्या होना चाहिए था, बाय होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने इनको किससे रिप्लेस कर दिया, ए से, और इसको किससे, बी से। ये सिर्फ तक कब हो सकता है, जब सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री हो। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, कोई आपसे पूछता है अरे काइनेटिक्स में तो हम ए बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जो आपकी ऑर्डर है वो स्टाइक्योमेट्री के बराबर हो भी सकती है और नहीं हो सकती। किस केस में बराबर होती है, सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री में। अब आप बोलोगे जब भी हम इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन लिखते हैं तो सबको हम पावर क्या डाल देते हैं, उनकी स्टाइक्योमेट्री। तो ये हम इसलिए डाल देते हैं क्योंकि हम उन रिएक्शन को क्या मान के चलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन मान, ये ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम पे हम जितनी भी रिएक्शन ट्रीट करते हैं सबको हम एलिमेंट्री मानते हैं, इसलिए क्या करते हैं, जो भी उनकी स्टाइक्योमेट्री होती है वो अपन पावर में चढ़ा देते हैं। ये क्या आ जाएगा, अब ये दोनों बराबर हैं तो के एफ इक्व टू ए की पावर ए, के बी की पावर बी, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, आ गया।
अब आप खुद ही बताओ बेटा, तो के एफ अपॉन के वी क्या बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं के इक्विलिब्रियम। ये किसके बराबर हो जाएगा, बी की पावर बी और ए की पावर ए। मान लो कोई आपसे बोल दे, कोई आपसे बोल दे कि यार के फॉरवर्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो फिर क्या करोगे, फिर यहां पे एक ही जगह क्या लगा दोगे, तब हम जीरो मान के, कुछ नहीं बोला है तो स्टोइकियोमेट्री को ही ऑर्डर डाल दे। ये थोड़े चेंज आ जाएंगे, उसमें ज्यादा कोई टेंशन अपन को नहीं। ये ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या मान के चलते हैं, इक्विलिब्रियम पे अपन स्टोइकियोमेट्री को ही ऑर्डर मान लेते हैं, रिएक्शन को हम एलिमेंट्री मान के ट्रीट करते हैं। अब एक चीज और ध्यान देना बेटा, कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मुझे बताओ पावर कभी जीरो तो बननी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट रहेगा। एक्चुअली क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, क्या होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। जैसे आपने यहां पे क्या कर दिया, मान लो ये -1 है और ये +1 होता तो क्या बन जाता, जीरो बनता कि नहीं बनता, तो ओवरऑल क्या बोल देते आप जी, क्या इंडिविजुअली जीरो था, नहीं था, ओवरऑल जीरो निकल आया वो। मतलब इसका मतलब ये है कि जो जीरो आ रहा है वो किसी ना किसी के प्लस माइनस से कुछ जीरो हो रहा है। तो हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। कहीं पर भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या रहती है, हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि आप कोई सी भी रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्टेंट तो आएगा ही आएगा, उसमें तो कुछ ना कुछ तो पावर चढ़नी चाहिए, लेकिन पावर गायब हो जा रही है। पावर क्यों गायब हो जा रही है, प्लस को माइनस काट दे रहा है, ओवरऑल ऑर्डर जीरो। जब आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की वो लिखोगे ना, तो ऊपर नीचे पावर, ऊपर प्लस आएगी नीचे माइनस आएगी, ओवरऑल जीरो बन जाएगा। ये क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग क्या मानते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, सभी की सभी क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। molecularity and order of reaction, molecularity and order of reaction। देखो molecularity क्या होती है वो बात कर देते हैं। देखो जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है वो किस टाइप की रिएक्शन के लिए डिफाइंड होती है, सिंगल स्टेप, वही बात करते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन अ केमिकल और नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल साइमल्टेनियस इन अ, देखो मॉलिकुलरिटी को आपको ऐसे फील करना है, जैसे मान लो ये डस्टर है और ये पेन है, अब इनकी रिएक्शन करानी है। डस्टर यहाँ रखा है, पेन यहाँ रखा है, रिएक्ट हो जाएगा क्या, इनको कोलिजन करना पड़ेगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यार ये रिएक्शन तभी होगी जब दो, एक डस्टर और दो पेन साइमल्टेनियसली ऐसे कोलिजन करेंगे। अगर एक कोलिजन करेगा नहीं होगी, तो अब आपसे बोल जाए कि इसकी मोलरिटी मॉलिकुलरिटी कितनी है, तो एक एट अ टाइम कितने कितने कोलिजन कर रहे हैं, 3, तो क्या बोलोगे इसकी मॉलिकुलरिटी क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। क्या मॉलिकुलरिटी जीरो हो सकती है, जीरो मतलब कोई मॉलिक्यूल कोलिजन नहीं कर रहा है। क्या एक हो सकती है, हो सकती है, कैसे,
डिकम्पोजिशन, बस्ट कर जाए, डस्टर बस्ट कर गया। PCl5 है, PCl5 अपने आप डिकम्पोज करे तो मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? 1। मोलिकुलरिटी 2 भी हो सकती है, क्या मोलिकुलरिटी 1.5 हो सकती है? 1.5 मॉलिक्यूल कहां से लाओगे? एक रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा। जैसे अब मैं आपसे बोलूं यार मुझे लड़ाई करवानी है, एक तो ये हो सकता है कि भाई पागल बन जाओ, खुद से ही लड़ने लगो। अब बोल रहे वो 1.5 लोगों से लड़के आया है, कोई मीनिंग नहीं है। 2 से आया है, 3 से आया है, समझ में आया ना? तो आप बोलोगे नहीं 3.5 लोगों से, -1 से लड़के आया है, मार खा के आ गया तो -1। समझ में? मतलब नंबर की बात चल रही है। अगर मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं या एक करे या फिर सिंगल मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, डिकम्पोज करेगा, ब्लास्ट करेगा तो एक हो सकती है, 2 भिड़ेंगे या 3 भिड़ेंगे या 4 भिड़ेंगे, ऐसे ही होगा। तो क्या कभी मॉलिकुलरिटी 0 हो सकती है? नहीं होगी। कभी नेगेटिव में हो सकती है? नहीं होगी। कभी फ्रैक्शन में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हमेशा सबसे पहले अपन को फील करना है मॉलिकुलरिटी मतलब क्या है, रिएक्शन कैसे होती है। देखो रिएक्शन के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं। अब मान लो जैसे देखो अभी आपको बताया था कि मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। तो देखो मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं, तो कोलिजन कर रहे हैं तो उनके कोलिजन तो चल ही रहा है, लेकिन होता क्या है कि अगर वो कोलिजन के पास उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट और प्रॉपर ओरिएंटेशन, आगे चल के हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर मॉलिक्यूल 2 कोलिजन कर रहे हैं तो भाई कोलिजन कितने कर सकते हैं एक साथ? 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, जैसा भी होगा। तो हम लोगों ने क्या लिखा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन। और ये रिएक्शन कौन सी है, सिंगल स्टेप की बात चलती है। मॉलिक्युलरिटी किसके लिए डिफाइंड होती है, सिंगल स्टेप। क्यों? क्योंकि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो भाई ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अलग होगी, सेकंड की अलग होगी, थर्ड की अलग होगी, ऐसा चलता है। तो अब यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ जो आपकी मॉलिक्युलरिटी है वो क्या हो सकती है, मॉलिक्युलरिटी की अगर हम लोग बात करें, मॉलिक्युलरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने कोलाइड कर सकते हैं, ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 3। ये प्रैक्टिकली देखा गया है। मॉलिक्युलरिटी ना तो अपने पास 0 होती है, नेवर बी 0, नेगेटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल, ये नहीं होते हैं। देखो 3 का मतलब समझ रहे हो, मॉलिक्यूल इतने फास्ट मूव करते हैं कि ऐसा बहुत कम कोइंसिडेंट होता है कि 3 एक साथ भिड़े। मैं बोला 3 बच्चे घूम रहे हैं, तीनों के एक साथ भिड़ने की टेंडेंसी क्या है? 2 तो आपस में भिड़ सकते हैं आराम से, तो 4 के भिड़ने की, भाई एक ना एक तो मिसमैच कर ही जाएगा। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो आपकी मॉलिक्युलरिटी होती है 3 ही बहुत कम देखने को मिलती, 4 5 तो मिलती ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि एक साथ 3 ही मैक्सिमम मॉलिक्यूल भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मॉलिक्यूल को हम क्या मानते हैं, स्पेयर। अब देखो अब तीनों एक साथ भिड़ेंगे, चौथा कहां से लाओगे, चौथा लाओगे तो ये 3 बन जाएगी, चौथा नहीं 4 एक साथ भिड़ने के लिए बहुत कम प्रोबेबिलिटी आती है। और प्रैक्टिकली ये देखा गया कि 4 मॉलिक्यूल एक साथ भिड़ ही नहीं पाते, 4 मॉलिक्यूल नहीं भिड़ पाते। तो मैक्सिमम कितनी मिलती है, 3। ना तो ये 0 होता है, ना ये नेगेटिव होता है, ना ही ये फ्रैक्शनल होता है। जैसे भी बोला 3.5 लोगों की लड़ाई हो रही है, 1.5 लोगों की हो रही, नहीं होगी भाई। एक खुद से ही लड़ रहा है, एक हो सकता है, 2 आपस में लड़ रहे हैं, 3। तो ये मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली अकेला ही मॉलिक्यूल आपका डिकम्पोज कर जाए तो 1 हो जाएगा, आपस में 2 भिड़ जाएं, 2 कोलिजन एक साथ हो, 3 हो सकते हैं। और और एलिमेंट्री रिएक्शन, और एलिमेंट्री रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन स्टाइकोमेट्री क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी। एलिमेंट्री रिएक्शन में जैसे ए है, ए अपना किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, तो आप क्या बोलोगे इसे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर अगर मान लो या तो 2A कर दो और
ए प्लस बी कर दो, क्या बोलोगे इसे? बाय मॉलिक्यूलर। क्या बोलोगे? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और मान लो ऐसे तीन आ गए तो क्या बोलोगे? ये प्रोडक्ट लिखा है यार, लिख लेना सही से। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो क्या बोलोगे? ट्राई मॉलिक्यूलर और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शन से बनी होती है। हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन की अपनी एक मॉलिक्यूलरिटी है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये 5 स्टेप से बनी है तो सबकी एलिमेंट्री रिएक्शन का सम कर दो। देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई सेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शन से बनी होती है, और हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन की अपनी अपनी एक मॉलिक्यूलरिटी होगी। और अगर आपसे हो जाए कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो कोई सेंस नहीं है। कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो अपना ए किस में कन्वर्ट हुआ? बी में। टू बी किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? टू बी किस में हो गया? सी में। और सी किस में कन्वर्ट हो गया? डी में। मान लो ऐसा। और ए किस में जा रहा है? डी में। ये रिएक्शन है। अब आपसे पूछे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी, अगर ये वाली रिएक्शन की बात करोगे तो इसकी एक मॉलिक्यूलरिटी है, इसकी दो है, इसकी एक है। ओवरऑल बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता। फिर भी अगर कोई आप पे स्ट्रेस डाल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? आरडीएस का बोल देंगे, सर आरडीएस की इतनी है बाकी, क्योंकि हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अलग अलग होती है। तो आप ये नहीं बता पाओगे, सबका सम करके नहीं बोलोगे, क्योंकि इसमें कोलिजन अलग हो रहा है, इनमें कोलिजन अलग हो रहा है, इनमें कोलिजन अलग हो रहा है, तो आप ओवरऑल कोलिजन थोड़ा बता पाओगे कितना हो रहा है। इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी की बात नहीं होती। मॉलिक्यूलरिटी की बात किसमें होती है? एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन में। अच्छा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका एक नंबर होता है जो आपका क्या रहता है? रेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। क्या मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। बस दोनों में बस एक चीज होती है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम हो जाता है। बस एक अपन कॉमन चीज बोल सकते हैं कि हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम हो जाता है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हम कोई सेंस नहीं लगाते, बस हम ये बताते हैं कि भाई इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस पावर पे प्रोपोर्शन आ रही है। लेकिन अगर आपसे कोई मॉलिक्यूलरिटी तीन बोल दे तो आपके दिमाग में क्या जनरेट होगा कि पर्टिकुलर रिएक्शन में तीन मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलिजन कर रहे हैं। और कोई आपसे बोल दे कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू है, आप नहीं बता पाओगे इसका मतलब। कि बस आप सिर्फ इतना ही बोलोगे कि अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो स्क्वायर टाइम उसमें रेट में चेंज आएगा। आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कितने मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ आपको क्या बताता है? रेट और कंसंट्रेशन में क्या, कंसंट्रेशन में चेंज करने पे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो ऑर्डर बताता है। और मॉलिक्यूलरिटी क्या बताती है कि जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कितने कोलिजन एक साथ हो रहे हैं। अगर आपका एक ही कोलिजन हो रहा है तो यूनिमोलिकुलर, अगर दो मॉलिक्यूल एक साथ भिड़ रहे हैं तो बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर से आगे मिलती नहीं है, क्योंकि चार मॉलिक्यूल एक साथ भिड़े ऐसा कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, प्रैक्टिकली बात ही नहीं करता। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, जीरो, सब कुछ जो सोच सकते हो वो हो सकता है। इमेजिनरी नंबर नहीं होता है, आपने ही बोला था। होमवर्क दिया नहीं हुआ ना? और क्या करोगे? फिर देख, फिर दिखाओ। कल क्लास है ना? परसों छुट्टी। कल शायद अपन नहीं निपटे, एंडिंग में चलना। ईसीटी फोर पूरी हो गई थी? बोलो यार, हो गई थी क्या? चलो
DCT 5 कर लेना, DCT 5 11 क्वेश्चन है बस। DCT 5 लो बेटा, DCT 5 होमवर्क क्या हो जाएगा,